अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है और ये बात कही है कि हुकूमत जो है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़ुद को NRO दे रही है। अपोजिशन का ये कहना है कि जो स्कैंडल्स उनके सामने आए हैं, जिसमें आटा स्कैंडल्स शामिल है, जिसमें चीनी स्कैंडल शामिल है, जिसमें दवाइयों का स्कैंडल शामिल है, बुनियादी तौर के ऊपर ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये हुकूमत के अपने लोगों को उसमें से रास्ता फराहम करने का एक ज़रिया बनेगा। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि इस नैब ऑर्डिनेंस को मुतवाज़िन बनाने की कोशिश की गई है। इसके ज़रिए ये बात सामने आ रही थी कि ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी तबका जो है वो उसको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो हैं वो अहमियत की हामिल हैं। एक चीज़ तो ये है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं इस ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई है उस वजह से उस वक़्त तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे जब तक उनका मुतबादल ढूंढ नहीं लिया जाता। अब मुतबादल का जहाँ तक मसला है, ये एक बिलवास्ता तरीका है मौजूदा चेयरमैन नैब को तौसीह देने का, क्योंकि जो रास्ता इख्तियार किया गया है वो ये है कि अब सदर मुमलिकत जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे और उसके नतीजे में चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया जाएगा। अगर इत्तफाक राय नहीं हो पाता तो मामला फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसका फ़ैसला करेगी। अब चूँकि एक रुकावट आ रही थी कि लीडर ऑफ़ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये एक वाया मीडिया निकाला गया है और अब हुकूमत ये बात कहती है कि एक तरफ अपोजिशन कहती है कि अहमियत दी जाए पार्लियामेंट को। अब इसके ज़रिए पार्लियामेंट को अहमियत दी गई है तो वो भी इसको तस्लीम करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी या कारोबारी तबके के लिए सहूलत आई है, ज़मानत का इख्तियार जो है वो चला गया है, जजों की तैनाती जो है वो उसके हवाले से भी अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये बात कही है कि ये अपने मनपसंद लोगों को लगाने के लिए एक राह जो है वो इख्तियार की गई है और ज़ाहिर है इसके ज़रिए अपोजिशन को जो है वो कुचला जाएगा। बुनियादी तौर पर देखना ये है कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस है इसके अंदर ज़ाहिर है कुछ बेहतर पहलू होंगे, कुछ मनफी पहलू होंगे और ज़ाहिर है कि जब पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के इजलास हो रहे थे, उन इजलासों को ख़त्म करके आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और या फिर ये कि ये उसके अंदर मुश्किल थी कि मुशावरत नहीं हो रही थी और फिर मुशावरत का भी एक नया तरीक़ाकार जो है वो निकाला गया है। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे, माहिर कानून है, पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानते समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद ख़ान साहब, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के। वसीम सज्जाद साहब, ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद किया है अपोजिशन ने। पहला तो ये ज़रा फरमाइए कि तरीक़ाकार दुरुस्त है जो इख्तियार किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जी कुछ जजमेंट्स दी हुई हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए हकीकी तौर पे कोई इमरजेंसी होनी चाहिए और ये भी कहा गया है कि ऑर्डिनेंस एक दफ़ा जारी हो जाए तो दोबारा उसको जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी होती है और हुकूमत जब भी एडजर्न करती है असेंबली को और कई दफ़ा दानिश तौर पे करती है ताकि हम ऑर्डिनेंस ला सकें। तो इस मौजूदा सूरत हाल में भी यही हुआ है कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों सेशन में थे, उनकी प्रोरोगेशन करके तो फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। चाहिए बेहतर तरीका तो ये होता है कि इसको पार्लियामेंट में लाया जाए, पार्लियामेंट में इस पे बहस हो, एक दूसरे की बात सुनी जाए, पब्लिक में भी डिबेट होगी और फिर जो बेहतर सूरत हाल हो उसके मुताबिक कानून बनाया जाए। हामिद खान साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस तो अब हुकूमत ले आई है
और सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इस पे दस्तखत भी फरमा दिए हैं कि आपको एक वजह इसकी ये दिखाई देती है कि मुशावरती अमल जो है वो रुकावट का शिकार हो गया था, एक डेडलॉक की कैफियत थी कि लीडर ऑफ द हाउस बात ही नहीं करना चाहते लीडर ऑफ द अपोजिशन से, क्योंकि वो कहते हैं कि वो खुद जो है मुकदमात में इन्वॉल्व हैं, तो उस बारे में तफ्तीशी अफसर की तैनाती के हवाले से उनसे तो नहीं पूछा जा सकता। तो अब ये सदर मुल्क को बीच में डाल दिया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ले आई गई है। जी हाँ, एक वजह ये हो सकती है जो आप फरमा रहे हैं कि जी क्योंकि लीडर दी हाउस लीडर दी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते थे और उसकी वजह ये बताई गई है कि लीडर दी अपोजिशन जो खुद नैब के रेफरेंसेस में मुलव्वस है इसलिए उनसे बात नहीं की जा सकती और लिहाजा इस कानून की पर अमल दरामद नहीं हो सकता और उस वजह से ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। मैं समझता हूँ ये कोई माकूल वजह नहीं है, जो कानून में तरीकाकार दिया हुआ है उसी के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाने की कोई वजह नहीं बनती, जैसे वसीम हिजाज साहब ने कहा है कि ऑर्डिनेंस लाने की कोई जवाब इस वक्त नहीं बनता। ये इतना अहम मामला है जिसमें सारा मुल्क जो है वो इसमें दिलचस्पी रखता है और फिर ये मामला पार्लियामेंट में खुल के इस पर बहस होनी चाहिए दोनों हाउसेज में। इस किस्म का कानून लाने से पहले, ये कानून को में तरमीम लाने से पहले, तो ये सारी चीज को जो हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट सर्किट किया गया है और एक ऑर्डिनेंस के जरिए इतने अहम कानून को तब्दील किया गया है और अहम तरीका कार जो दिया गया था जिसका मकसद बुनियादी तौर पे एक जमहूरी पार्टिसिपेशन थी हाउस गवर्नमेंट की भी और अपोजिशन की भी, इसको नजरअंदाज किया गया है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब वसीम सिजाद साहब ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों पर जाएं, क्या हामिद खान साहब भी कह रहे हैं कि मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है, क्या ये चैलेंज हो सकता है? देखिए जी, कानून तो कोई भी चैलेंज हो सकता है और चैलेंज करने की जो बुनियादी जो ग्राउंड्स होती हैं वो ये है कि आइन के किसी शिक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन के पास दो रास्ते खुले हैं। एक तो ये है कि कोई भी ऑर्डिनेंस हो उसकी जो मुद्दत होती है टेम्प्रेरी आर्जी होती है, 4 महीने के लिए होता है। इस दौरान अगर सेनेट में या कौमी असम्बली में उसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हो जाए तो वो फुल फॉर ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये रास्ता है पार्लियामेंट्री रास्ता। इसमें यह है कि सारे का सारा ऑर्डिनेंस ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि अपोजिशन ये ना चाहे क्योंकि उसमें जो कोई मस्बत पहलू हैं उनको वो रखना चाहेगी। दूसरा ये है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाए। तो अदालत में हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो खुसूसी इख्तियारात होते हैं, तो उसमें ये साबित करना होगा कि आइन की कोई शिक है, आइन का कोई असूल है जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो उस सूरत में वो हाई कोर्ट में रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं और फिर हाई कोर्ट की सवाबदीद पे है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हामिद खान साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले वसीम सिजाद साहब से पूछा कि क्या ये चैलेंज हो सकता है। आपने उनका जवाब सुन लिया होगा, लेकिन अब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि इसमें ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला है, कारोबारी तबके को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिला है, और जो इसकी सदर साहब ने ट्वीट की हैं चीज़ें उसके अंदर जो है टैक्सों के मामला, दीगर मामला जो हैं वो निकल गए हैं, बैंकिंग मामला जो हैं वो इन सारे तबकात को एक रिलीफ जो है इसमें दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें आप समझते हैं कि एक फ़िक्रा जो वसीम सिजाद साहब ने कहा कि अपोजिशन कुछ चीज़ों को शायद रखना चाहे और वो उसको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो करारदाद के ज़रिए चैलेंज करने की कोशिश ना करे, आप समझते हैं कि इसमें गुंजाइश है जहाँ पे वो अपोजिशन के अरकान असम्बली जो इस वक्त नैब में अपने मुकदमात जो हैं भुगत रहे हैं उनको भी रास्ता दिखाई दे, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं या दीगर हैं?
देखिए ना, ये तो उनकी अपनी स्वाबदीद है कि वो कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इस वक्त जो बड़ा सवाल ये है कि ये तरीका कार जो था इसको अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को अमेंड करने का ये मुनासिब नहीं था, और इसमें ये तो बहस होनी चाहिए थी कि जो इसमें शकें हैं जिसके मुताबिक कुछ लोगों को या कुछ तबकात को या कुछ तरीक़ाकार को तब्दील किया गया है ताकि अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन ना हो, तो वो बिल्कुल डिबेट होना चाहिए था। अगर ये बात अपोजिशन के भी हक में जाती है तो फिर क्या हर्ज था कि आप ओपन डिबेट के लिए ये बिल ना लेके आते नेशनल असेंबली के सामने या सेनेट के सामने, ताकि इस पर डिबेट हो जाती, ताकि पता चलता कि किस पर कंसेंसस है, किस शिक पर किस पर कंसेंसस नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से अवॉइड करना जो था वो मुनासिब नहीं था, और ये तो बाद में पता चलेगा कि किसको इसमें फायदा हो रहा है, ये किसको नहीं, या क्या परसेप्शन लोगों में जा रहा है कि किन को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये किन को आइंदा इस किस्म के नैब के कानून के तहत पकड़ बचाने के लिए इसको ये लाया गया है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पर जो भी है खुल्लम खुल्ला बहस होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी दोनों हाउसेज में। उससे जो इन्होंने रूगर्दानी की है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसमें वसीम सज्जाद साहब आपने ये जो बात की है कि इसको ख़त्म करने का आपने तरीके बता दिए कि इसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। करारदाद, आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन करारदाद नहीं लाती है, हाई कोर्ट में तो चैलेंज अगर आप करते हैं तो आपने कह दिया कि आपको कुछ बताना पड़ेगा, अगर वो करारदाद नहीं लाते हैं सेनेट के अंदर वो उसको पुश थ्रू कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो शोर मचा रहे हैं वो आई वॉश होगा और उनको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर उनके लिए भी रिलीफ का पहलू है। देखिए जी, ये तो स्पेक्यूलेटिव है ना। ये तो मेरा मशवरा है या मेरा एक सोच है कि भी अगर वो पार्लियामेंट में लाएंगे तो सारा ऑर्डिनेंस ख़त्म करने की कोशिश होगी, और हो सकता है वो सारे ऑर्डिनेंस को ख़त्म न करें, कुछ शिकें वो रखनी चाहें। लेकिन अब ये जो अपोजिशन होती है उसके सामने क्या हदफ है, क्या वो इस फ़ायदे को नज़रअंदाज करते हुए ऑर्डिनेंस की बुनियाद की तरफ जाएंगे या वो अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगे, अब ये वहाँ पे सोच के होगा। और चूँकि सेनेट में 2-3 पार्टी को इकट्ठे होकर ये फैसला करना होगा, लिहाजा वहाँ पे कुछ कंसेंसस की भी ज़रूरत होगी। तो लिहाजा क्या सियासी सूरत हाल बनती है वो अभी वाज़ेह नहीं है। ज़्यादा आसान होगा उनके लिए कि इसको एक लीगल चैलेंज किया जाए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे इनके लिए ये होगा कि जो शिकें ये रखना चाहते हैं उसको चैलेंज ना करें, और जो शिकें ये समझते हैं कि आइन के ख़िलाफ़ हैं उनको चैलेंज करें और उनके बारे में अदालत से फैसला ले लें। अच्छा, अब इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि आपको इस आर्डिनेंस में कबाहत क्या दिखाई दे रही है? कबाहत ये दिखाई दे रही है कि जी अब जो ज़मानत का इख्तियार तो दे दिया है, लेकिन रकम का तयन जो किया गया है कि जितने की आपका घबला आपके ऊपर आयद किया जा रहा है उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हेयरिंग होगी, तो आपको दिखाई देता है कि ये एक मुश्किल मराहिल है। और दूसरा, जो जजों की तैनाती है उस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है? ये पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने जिक्र किया है उनमें मुस्बत पहलू भी हो सकता है, लेकिन जो अहम बात यह है क्योंकि ये जो बेल ना देने वाली इख्तियार नहीं दिया गया था वो पहले से ज्यादती थी और उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं पिछले 20 साल में। लेकिन असल जो दुश्वारी है और जहां पर आके कंट्रोवर्सी आई है वो नैब चेयरमैन की तकर्री है, क्योंकि नैब चेयरमैन के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो फर्क डालता है कि आया वो किसको के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, किसके खिलाफ नहीं करना चाहता। लिहाजा इसके ऊपर कम से कम हुकूमत और अपोजिशन का कंसेंसस होना चाहिए, जो कि तरीक़ाकार इस कानून में दिया हुआ था। उस तरीक़ाकार को बदलने से ये लगता है कि
एक खास शख्स हो जिसके पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना काबिल सताइश नहीं है, जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसको मजीद टाइम देने की कोशिश की गई है। और ताकि अगर ये डेडलॉक चलता रहे गवर्नमेंट अपोजिशन में तो उतना अर्सा वो भी इस अहदे पर कायम रहे। हालांकि ये इस जो कानून की रूह के खिलाफ है कि एक आदमी जिसको 4 साल के लिए जिसकी तकर्री हुई वो भी बाद में अमेंड करके 3 से 4 साल की टर्म की गई थी, और उसको 4 साल की बाद भी इस ओहदे पर रखा जाए, ये इस कानून की रूह के खिलाफ भी है, अकाउंटेबिलिटी की सोच के खिलाफ भी है। और इससे ये नजर आता है कि जिस शख्स ने बारे में एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उसने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं की है, उसको मुसलसल रखने के लिए, उसको उसके ओहदे को जवाब देने के लिए उसको ये उन्होंने किया है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त। वेलकम बैक। अब वसीम सजाद साहब ये फरमाइएगा कि बिलवास्ता तरीका इख्तियार किया गया है चेयरमैन नैब को दानिस्ता तौर पर रखने के लिए कि ठीक है सदर साहब कंसल्टेशन करें, चलती रहे, फिर उसमें डेडलॉक आ जाए, फिर आप पार्लिमानी कमेटी में ले जाओ, फिर वो पता नहीं उसका क्या हिसाब किताब हो, तो ठीक है गुजर जाएंगे 2 साल। देखिए जी, ये जो तरीक़ाकार है दानिस्ता ही है, क्योंकि ये हुकूमत की जानिब से बड़ी सोच समझ के ये चीज़ आई है। जो बुनियादी चीज़ यहाँ पे जो असूल की बात आ रही है वो ये है कि जिस कानून के तहत मौजूदा चेयरमैन को तकर्री की गई थी उसमें था कि ये नॉन एक्सटेंडेबल टर्म ऑफ 4 ईयर्स। अब ये क्यों कहा जाता है नॉन एक्सटेंडेबल? नॉन एक्सटेंडेबल का मतलब ये आता है कि जो शख्स इस ओहदे पे आए उसको पता हो कि मेरी और कोई तवक्कुआत नहीं है, मेरी और कोई लालच नहीं है, मैं कुछ और चाहता नहीं हूँ, ताकि वो 4 साल बग़ैर किसी दबाव के वो अपना काम कर सके। आइन में भी, हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज जब रिटायर हो जाता है तो 2 साल तक वो कोई ओहदा कबूल नहीं कर सकता। मकसद ये है कि कोई लालच, कोई दबाव के बगैर वो काम करे और उसे ये ना हो कि जी मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाए, ताकि उस पर दबाव ना आए। तो लिहाजा अब उस शिक की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने आइन में कानून में तरमीम कर दी है और जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनको मौका दिया है या एक आइन में कानून में गुंजाइश पैदा की है कि उनकी दोबारा तकर्री हो सकती है। अब ये भी लिख दिया गया है कि जब तक दोबारा तकर्री नहीं होती तो मौजूदा चेयरमैन जो है वो काम करते रहेंगे। अब जिस तरह आपने सही कहा कि भी ये इस वक्त की कोई तयन नहीं है कि ये 6 महीने होगा, साल होगा, कितना होगा, तो ये चलता रहेगा। तो लिहाजा ये एक झोल है कानून में और इसी पे ज़्यादा तनकीद हो रही है और यही मामला जो अदालत में जाएगा और मेरे ख़्याल में अदालत में इस बुनियाद पे जाएगा कि आइन में हमारे एक शिक रखी गई है जिसको हम कहते हैं कि फेयर ट्रायल, और ये सारा मामला जो है ये फेयर ट्रायल से वाबस्ता है कि इन्वेस्टिगेशन होना, सही इन्वेस्टिगेशन होना, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना, क्योंकि वो बुनियाद बनती है आगे ट्रायल की। तो अगर ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिस पे सवालात उठ सकें, जिस पे उंगलियां उठ सकें, तो वो फेयर ट्रायल को अफेक्ट करेगा। तो लिहाजा ये जो शिक है इसके बारे में मेरे ख्याल में अदालत में लोग जाएंगे। दूसरा जो 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा करेंगी, एक तो ये है कि ज़मानत का इख्तियार तो दे दिया, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ज़मानत का जो अमाउंट होता है कि कितने पे ज़मानत होगी उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो चार्ज है उसके मुताबिक हो। इसका मतलब है कि एक लेजिस्लेटिव हुक्म जारी हुआ है अदालत को कि जी आपने ज़मानत इन कंडीशंस में करनी है। ये बुनियादी तौर पे हमारा जो आइन है जो उसके ख़िलाफ़ है। तीसरा ये डे टू डे ट्रायल। अब डे टू डे ट्रायल जो है वो ठीक है, जल्दी तो हो जाता है, लेकिन एक वकील को रोज़ पेश होना,
तैयारी रोज़ करना, बेशुमार डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नैब के केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वकील सिर्फ इस मुकदमे के लिए उसके पास वक्त हो, तो इसके बहुत दबाव आएगा एक्यूज़ पे, वो बड़ा प्रेशर आएगा, वो उसको संभाल सकेगा कि नहीं, तो लिहाजा इसमें भी मैं समझता हूँ कुछ नरमी की ज़रूरत है। अब हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान एहतसाब अदालतें कायम करें, जजों का जो तकर्रुर का कहा गया है कि जी वो लोअर कोर्ट के जज को फिर हाई कोर्ट के बराबर आप ले जाएं, 8 साल तक उसकी रिटायरमेंट की आप तैनाती कर सकते हैं और चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान रख सकते। आप क्या समझते हैं कि ये तरीक़ाकार जो है ये भी काफ़ी तनकीद का निशाना बन रहा है कि आप अपने मनपसंद लोगों को नवाजना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जिनसे फिर आप अपनी मर्जी के फैसले ले सकें? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत किस्म की शिक है। इससे तो ये होगा कि जो जजेस को अपने रिटायरमेंट के बाद तक उनको 8 साल तक मौका मिलेगा कि वो इस ओहदे पर आ सके, और जाहिर है ऐसा शख्स जिसको ये एक बहुत बड़ा फेवर मिलेगा तो वो तो फिर फैसले भी वही करेगा जो उससे तवक्को की जाएगी, जो हुकूमत वक्त चाहेगी उससे फैसले लेना वही लेगी। ये बहुत गलत तरीका कार सोचा गया है। इसके बारे में जो हमेशा से ये था कि सिर्फ सर्विस जिससे जजेस को लगाया जा सकता है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि उनकी जो सर्विस है उसके दौरान भी ये अपॉइंटमेंट हो, उसके बाद एक दफ़ा वो रिटायर हो जाते हैं, सुपर एनोवेट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल एक फेवर होगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फेयर ट्रायल नहीं करेगा, लेकिन इस किस्म के फैसले, इस किस्म की पिछली लेके आएगा जिससे हुकूमत वक्त खुश हो। तो और ये खास वजह है जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस जो है उससे ना सिर्फ फेयर ट्रायल के खिलाफ शिके हैं, बल्कि ये ड्यू प्रोसेस भी जो है उसकी भी खिलाफ वर्जी होती है। अच्छा, इस पे ज़ाहिर है बार कौंसिल का रद्द अमल तो आया है, लेकिन आप ये समझते हैं हामिद खान साहब कि ये आगे चैलेंज हो सकता है और इसके लिए बड़ी वैलिड ग्राउंड्स हैं? वसीम सजाद साहब तो कुछ शिकों की बात कर रहे थे कि उनकी बिना पर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल सही उन्होंने कहा, वो सारी शिकें ऐसी हैं जिनको चैलेंज होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसमें चैलेंज लॉयर्स की बॉडीज जो हैं, जो बार एसोसिएशन, जो बार काउंसिल्स हैं, उनकी तरफ से चैलेंज होना चाहिए, ताकि ये नजर ना आए कि इसमें कोई पार्टिजन एलिमेंट है या अपोजिशन अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये गवर्नमेंट अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये तासुर ना मिले, बल्कि एक न्यूट्रल बॉडीज की तरफ से इसको चैलेंज किया जाए तो बेहतर रहेगा और अदालत के लिए भी ज़्यादा आसानी होगी। वसीम सजाद साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, ये फरमाइएगा कि बुनियादी तौर पे कौन से ऐसे 2-3-4 पॉइंट्स हैं इसके जिसकी बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि अदालत में चैलेंज हो के ये मुस्तरद भी हो सकता है? देखिए जी, जो पॉइंट्स मेरे ख्याल में अदालत में ले जाएंगे, जो तवक्को है, एक तो एक्सटेंशन जो चेयरमैन को दी गई है, हालांकि पहले कानून के तहत जिसके तहत तकर्री हुई है वो नॉन एक्सटेंडेबल थी, मेरे ख्याल में ये अदालत में मामला ले जाया जाएगा। ज़मानत के बारे में ये शिक के लेजिस्लेचर ने हुक्म दे दी है अदालत को कि आपने इन तरीक़ाकार के मुताबिक करनी है, ये भी मेरे ख्याल में चैलेंज होगा, क्योंकि ज़मानत के बारे में हमेशा से ये असूल रहा है कि एक रीज़नेबल होना चाहिए। ज़मानत का मतलब ये नहीं होता कि इतना मुश्किल कर दें कि वो बाहर निकल ही ना सके। तीसरी चीज़ ये है कि जो मुश्किल होगी वो डे टू डे ट्रायल, वो एक इंतज़ामी चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो एक्यूज़ हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी, तो ये भी मेरे ख़्याल में चैलेंज होगा। जो अच्छी चीज़ें इसकी वो ये है कि ज़मानत का इख्तियार दे दिया गया है। नंबर 2, वो ना होने के बराबर ही है ना, वो तो बेसिकली आपने उसको सही करने की ज़रूरत है, लेकिन असूली तौर पर मान गए, हो सकता है अदालत खुद इसको सही कर दे। और दूसरा ये है कि ये जो
कारोबारी लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए ये छिक रखी गई है कि जी जब तक ये साबित ना हो कि आपने कोई पैसे खाए हैं या रिश्वत ली है, तो मेयर एक प्रोसीजर की गलती की वजह से आपने या कोई ओपिनियन दी है, राय दी है, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए, उसकी बुनियाद पे केस नहीं बनेगा। इससे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी भी फैसले करते हुए डरती है और लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए भी डरते हैं कि भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगे, कल हमसे नैब पूछना शुरू हो जाएगा कि भी कहाँ से पैसे आए, कैसे आए, किसको रिश्वत दी। तो बहुत से ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं जहाँ पे जिसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और नैब के केसेस भुगतता रहा है, अदालतों में जा रहा है। ठीक, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम सिजाद साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, आपने मैं पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।